हाँ भाई, राम राम। आ जाओ, देगा फटाफट। हाँ भाई, राम राम। कैसे हो, क्या है? आ जाओ, देखे फटाफट एक बार लाइव, ताकि पता चल जाए कि आप लोग लाइव आ चुके हो। फटाफट आ जाओ, देखे एक बार। कमेंट करना शुरू कर दो। कौन कौन से लोग लाइव आ गए, क्या क्या चक्कर है? संतरा पूनिया, गुड मॉर्निंग सर। अरे वाह साहब, आ गए क्या लाइव? चलो, बहुत अच्छी बात है। आ जाओ फटाफट, आ जाओ, देखे लाइव। सभी का स्वागत है अपनी इस क्लास में। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। पंकज बावला, बावला है क्या ये? पंकज बारवाड़ा, रुपेश सिंह चौहान, विशाल गुजर, संतरा दूली, नेहा, बहुत बहुत स्वागत है थारो अपनी इस क्लास में। देखो भाई, एलडीसी, वीडियो, पुलिस, पटवार, स्टेनो, आप लोग जिसकी भी तैयारी कर रहे हो, आप सभी का बूस्टर एकेडमी के डिजिटल मंच पर स्वागत है। और हम जो पढ़ रहे थे उनके बारे में चर्चा शुरू करेंगे आगे। उससे पहले आपको ये बताना है कि कल तक जो हमने पढ़ा, राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत के 3-4 मत, उनसे संबंधित अगर कोई दिक्कत है तो आप आराम से मुझसे पूछ सकते हो, कोई आपत्ति नहीं है। कमेंट करके बताओ कल तक जो पढ़ाया समझ में आया, ताकि फिर आगे का कार्यक्रम पढ़ना शुरू करें अपन। बताओ देखे फटाफट, कल तक जो पढ़ाया समझ में आया, ताकि आगे जो पढ़ेंगे वो कार्यक्रम शुरू करें अपन। गायत्री लेखना आ रहा है ना? कमेंट आ रहा है आपका, क्यों नहीं आएगा? चलो साहब, कल तक कोई दिक्कत नहीं। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं कल के डायग्राम को, कल की चीजों को रिकॉल कर लेते हैं एक बार वापस। ध्यान दो और समझो। मैंने आपको बताया कि राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत पढ़े अपन ने, और राजपूतों की उत्पत्ति के जो सिद्धांत पढ़े, उन सिद्धांतों में हमने सबसे पहले बात किसकी की? तो हमने सबसे पहले बात की अग्निकुंड के सिद्धांत की। मैंने बताया कि अग्निकुंड का सिद्धांत चंद्रप्रदायी ने दिया, पृथ्वीराज रासो में दिया। उन्होंने कहा कि आबू के अंदर वशिष्ठ मुनि ने अग्नि यज्ञ किया था, जिससे 4 पुत्र उत्पन्न हुए, प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। और उस मत का समर्थन किया 2 लोगों ने, सूर्यमल्ल मिश्रणेर, मोणोत्नेनसी ने। ठीक। फिर नंबर 2 अपन ने क्या पढ़ा? ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत। और ब्राह्मणों से संबंधित राजपूतों को कितने तथ्य मानते हैं? 4। बीजोली अभिलेख में ब्राह्मणों, चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया। कायम खा रासों में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया। इसके अलावा 400 अभिलेख में गुहिल वंश का एक राजा था भरत भट्ट, उसको जो है ब्रह्म क्षत्रिय बताया गया। और गोपीनाथ शर्मा जो है वो कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अनुसार जो है वो बप्पा रावल को आनंदपुर के ब्राह्मणों से क्या मानते हैं? संबंधित मानते हैं। ये हमने पढ़ा। फिर तीसरा सिद्धांत मैंने पढ़ाया कि राजपूत क्षत्रिय हैं, राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है, और वर्ण व्यवस्था के आधार पर जो क्षत्रिय थे वही राजा बने थे, उन्हीं को राजपुत्र कहा गया और वही राजपूत कहलाए। ये बात किसने कही? सीवी वैद्य साहब ने कही। और चौथा मत हमने पढ़ा, सबसे शानदार, विदेशी जातियों से उत्पत्ति का सिद्धांत। और मैंने बताया कि प्राचीन काल में 4 विदेशी जातियों का आगमन हुआ, शक, कुषाण, हूण, सीथियन। ये 4 विदेशी जातियां राजस्थान में, भारत में आई। कर्नल टोड शक और सीथियन से मानते हैं। इसके अलावा कनिंगम, यूची कबीले कुषाण जाति से उत्पत्ति मानते हैं, और वी स्मिथ हूण जाति से उत्पत्ति मानते हैं। और उसका मत का समर्थन भी कितने लोगों ने किया? 2, डॉक्टर ईश्वरी लाल और डॉक्टर DR भंडारकर ने। यहां तक की जो रूपरेखाएं थी वो हम कल की क्लास में पढ़ चुके थे। अब बताओ, यहां तक की क्लास में अगर कोई दिक्कत है तो वो मेरे से पूछ सकता है आगे। यहां तक की क्लास में अगर कोई किसी को दिक्कत है, आ जाएगा। अभी दशरथ शर्मा का भी आ जाएगा, चिंता ना करो। हम बैठे हैं ना, चिंता करने की जरूरत ही नहीं है आपको। सब मैं समझा दूंगा अभी आपको, ठीक है? समान, बिल्कुल सही कह रहे हो। अब देखो साहब, इसके बाद में अगर हम बात करें तो 2-4 सिद्धांत और पढ़ते हैं हम, ठीक है? एक तो हम पढ़ते हैं, करें आगे शुरू, तो राजपूतों की उत्पत्ति में 5वां सिद्धांत पढ़ते हैं आज। और 5वां, 6ठा,
7वां और 8वां, ये एक एक लाइन के सिद्धांत हैं जो आपको ध्यान देते हुए समझने पड़ेंगे साहब, ठीक है। देखो, एक आता है मिश्रित मूल का सिद्धांत, ध्यान से सुनना। राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत में एक सिद्धांत कौन सा आएगा? मिश्रित मूल का सिद्धांत। ये बात बड़े ढंग से आपको समझनी है। कौन सा सिद्धांत आएगा? मिश्रित मूल का सिद्धांत। यानी कि एक साहित्यकार है जो राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में कहता है कि राजपूत ब्राह्मण भी है, राजपूत क्षत्रिय भी है, राजपूत विदेशी भी है, राजपूत आर्यों की संतान भी है, तो मिश्रित है। कुछ राजपूत ब्राह्मण है, कुछ राजपूत क्षत्रिय हैं, कुछ राजपूत विदेशियों की संतान है, कुछ राजपूत अग्निकुंड वाले हैं, कुछ राजपूत सूर्यवंशी हैं। तो मिश्रित मूल का जो सिद्धांत बताया राजपूतों के मत को लेकर, वो सिद्धांत किसने बताया? तो वो जो सिद्धांत अगर बात करें हम, तो डॉक्टर देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय ने बताया साहब। ये ध्यान रखना आप कि डॉक्टर देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय, डॉक्टर देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय और डॉक्टर देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय ने जो राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत माना, वो कौन सा सिद्धांत माना? तो मिश्रित मूल का सिद्धांत माना। और ये प्रश्न ग्रेड 2 में पूछा गया था कि राजपूतों को मिश्रित मूल से संबंधित किसने बताया? तो डॉक्टर देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय ने बताया। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक जो सिद्धांत आता है, इसको कर लो ना क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, अभी कर लेंगे, अपन क्लास ले लेंगे। दूसरा है सामाजिक व आर्थिक प्रक्रिया का परिणाम। सामाजिक व आर्थिक प्रक्रिया का परिणाम, आर्थिक प्रक्रिया का परिणाम, सामाजिक व आर्थिक प्रक्रिया का परिणाम। इसका मतलब समझो आप पहले ढंग से। देखो विद्वानों, एक विद्वान है जो राजपूतों को सामाजिक और आर्थिक प्रक्रिया का परिणाम बताते हैं। एक बार कमेंट में नजर डाल लेते हैं। क्या कह रहे हैं सर? प्लीज लाइव स्ट्रीम प्रॉब्लम, मैथ वाली एडवांस वाली जैसे करवा दो स्ट्रीम, आपकी लाइव नहीं। क्या कह रहे हो? मैं समझा नहीं क्या कहना चाह रहे हो। दोबारा लिख भाई, यूजर भाई क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ, लाइव स्ट्रीम का ऑप्शन क्या? प्रॉब्लम सोल्व कराओ, मैथ एडवांस वाली जैसे करवा दो। वो देख, सबसे पहले मैं आपको बात बता दूं, वो जितने भी और सब्जेक्ट की जो भी दिक्कत है ना आपकी, वो कमेंट पढ़ते हैं हमारी टेक्निकल टीम। और जब टेक्निकल टीम वो कमेंट पढ़ती है ना, तो उस पर विचार करती है। और आपको अगर फिर भी दिक्कत है, समस्या का आपका सॉल्यूशन नहीं हो रहा, तो कॉन्टैक्ट नंबर है ना, वो फोन किया करो, आप वही कर पाएंगे समस्या का समाधान, ठीक है ना। तो आप चिंता मत करो। और जो अपन पढ़ा रहे हैं डीपी चट्टोपाध्याय, वो हो गया साहब। और जो अपन पढ़ा रहे हैं उनसे संबंधित कोई बात है तो आप मेरे से पूछो। तो देखो, यहां पर अगर बात करें कि सामाजिक और आर्थिक प्रक्रिया का परिणाम राजपूत, इसके बारे में समझो। मतलब कुछ लोग कहते हैं कि राजपूत जाति नहीं है, राजपूत क्षेत्र विशेष के वो योद्धा हैं जिन्होंने सामाजिक परिवेश में रहकर सामाजिक जीवन जिया, जिन्होंने राजनीतिक परिवेश में रहकर आर्थिक उन्नति का जीवन जिया, और जिन्होंने सामाजिक और आर्थिक जीवन जिया, वही राजपूत है। और ये बात मानने वाला कौन है? तो डॉक्टर ब्रजलाल चट्टोपाध्याय। ध्यान रखना, ये बात बताने वाले हैं डॉक्टर ब्रजलाल चट्टोपाध्याय। तो डॉक्टर ब्रजलाल चट्टोपाध्याय जो है वो राजपूतों को सामाजिक और आर्थिक प्रक्रिया का क्या मानते हैं? परिणाम मानते हैं। ये ध्यान रखना। फिर हम बात करें, सर आपकी क्लास 2 मिनट, कोई बात नहीं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से, है ना। फिर आगे समझो, 7वें प्रश्न की तरफ अगर हम बढ़े तो 7वां सिद्धांत देता है ऋग्वेद। आगे खोल लेना। कल मैंने आपको क्या बताया कि ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में क्या लिखा हुआ है कि क्षत्रिय राजा बनते थे, उन्हीं को राजपुत्र कहा गया। लेकिन ऑल ओवर अगर ऋग्वेद की बात करें ना, सारे मंडलों को लेकर, तो ऋग्वेद में कहा गया है कि जितने भी मानव है वो सब ब्रह्मा की संतान है। और जब मानव ब्रह्मा की संतान है तो राजपूत भी किसकी संतान है? ब्रह्मा की संतान है। तो ऋग्वेद में बताया गया है, और ऋग्वेद में बताया गया
कि राजपूत ब्रह्मा की संतान है। राजपूत किसकी संतान है? ब्रह्मा की संतान है। ये बात कौन से वेद में बताई गई? ऋग्वेद में, कि जो राजपूत हैं वो किसकी संतान है? ब्रह्मा की संतान है। और चौथी जो बात हम पढ़ते हैं, तथ्य जो हम पढ़ते हैं, वो हम पढ़ते हैं मनुस्मृति के अनुसार। एक स्मृति है मनुस्मृति, और कहते हैं कि ये जो मनुस्मृति है, इस मनुस्मृति में, अब एक बात समझ लेना आप, जो मैं आपको समझा दूं। सर आप थोड़ा नंबर निवेदन है कि अंडरलाइन थोड़ा सा, क्या कह रहे हो, अंडरलाइन बड़ा करें, क्या करें? अरे जितेंद्र जी, ये बेटा मेरी है, आदत बदली नहीं जा सकती है, ठीक है ना? ये तरीका है अपना, जो और से अलग बनाता है अपने को, है। ये आदत है मेरी, अंडरलाइन कर लेंगे। अब समझो आगे, मनुस्मृति की बात करें तो मनुस्मृति भी एक धार्मिक ग्रंथ है, एक स्मृति है, और मानव जाति का सबसे प्राचीन ग्रंथ है ऋग्वेद। तो मनुस्मृति ऋग्वेद की बात का कभी भी खंडन नहीं करेगी, लेकिन थोड़ा सा चेंज कर दिया मनुस्मृति ने। मनुस्मृति ने कहा कि सभी मानव ब्रह्मा की संतान है, तो राजपूत भी ब्रह्मा की संतान है। ऋग्वेद में कहती है बात, लेकिन मनुस्मृति कहती है कि राजपूत ब्रह्मा की संतान तो है, लेकिन राजपूतों की उत्पत्ति ब्रह्मा की भुजाओं से हुई थी। कहीं से हुई थी? भुजाओं से। ऋग्वेदिक काल पढ़ाओ तो आपने पढ़ा होगा कि जब वर्ण व्यवस्था चल रही थी, तो वर्ण व्यवस्था में बताया गया कि एक विराट पुरुष हुआ, बहुत बड़ा आदमी, उसके मुख से तो ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई, उसकी भुजाओं से क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई, उसकी जंघाओं से वैश्यों की उत्पत्ति हुई, और उनके पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई, ऐसा माना जाता है। तो क्षत्रिय राजा थे। तो मनुस्मृति कहती है कि जो राजपूत हैं वो काई से उत्पन्न हुए? ब्रह्मा की भुजाओं से उत्पन्न हुए। ब्रह्मा की संतान तो है, लेकिन उत्पन्न कहीं से हुए? ब्रह्मा की भुजाओं से। तो मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि राजपूत ब्रह्मा की भुजाओं से उत्पन्न हुए हैं। राजपूत ब्रह्मा की भुजाओं से उत्पन्न हुए हैं। तो ये 8 बातें हैं जो आपको राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत में पढ़नी है। दशरथ शर्मा, गौरी शंकर ओझा, उनके मत में पढ़ाऊंगा जब मैं आपको गुइल वंश और चौहान वंश की रूपरेखा बताऊंगा, ठीक है ना? तो अभी जितना मैं बता रहा हूं उसको वैसे याद करो आप। वो मत नहीं है, वो सिद्धांत है। वो किताबों के, अलग अलग किताबों के अनुसार सूर्यवंशी चंद्रवंशी वाले सिद्धांत राजस्थान में प्रतिपादित किए गए हैं। तो जैसे जैसे जो जो वंश पढ़ेंगे वहां वहां उनकी बात करेंगे। तो वापस रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुन लो। अग्निकुंड का सिद्धांत किसने दिया? चंद्रवरदाई ने। ब्राह्मणों से संबंध किसने जोड़ा? तो बीजोलिया अभिलेख, कायम का रासो, 400 अभिलेख, गोपीनाथ शर्मा ने कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अनुसार। फिर राजपूत वेदिकारियों की संतान है, राजपूत क्षत्रिय, सीवी वैद्य। फिर हमने पढ़ा कि राजपूत विदेशियों की संतान है, तो कर्नल टोड ने कहा, कनिंगम ने कहा, वीए स्मिथ ने कहा, ईश्वरी लाल और डॉक्टर डी.आर. भंडारकर ने उनका समर्थन किया। राजपूतों का मिश्रित मूल का सिद्धांत किसने बताया? तो डॉक्टर डी.पी. चट्टोपाध्याय ने, देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय ने। सामाजिक और आर्थिक प्रक्रिया का परिणाम राजपूतों को किसने माना? तो डॉक्टर ब्रजलाल चट्टोपाध्याय ने। राजपूत ब्रह्मा की संतान है, किसने कहा? ऋग्वेद ने। लेकिन राजपूतों की उत्पत्ति ब्रह्मा की भुजाओं से हुई है, ये बात कौन कह रही है? तो मनु स्मृति कह रही है। लिख लो इनको एक बार, इनको एक बार लिख लो। और राजपूतों की उत्पत्ति के जो मुख्य सिद्धांत हैं, जो आपके सिलेबस को आगे कवर करेंगे, वो मैंने आपको बता दिया है साहब। उतार लो इसको एक बार, उतार के थम्स अप कर देना, ताकि चीजें जो है वो समझ में आ जाए आपके। सर आप मस्त पढ़ा रहे हो। अरे वाह साहब, गायत्री जी बहुत बहुत धन्यवाद थारो। लिख के थम्स अप कर देना, ताकि फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे अपन। निधि, भावना, रुपेश सिंह, संतरा, अरे वाह साहब, सभी आ गए, बहुत बढ़िया बात है।
चलो साहब लिख लिया तुम। सर ऐसे ही तो कन्फर्म होता है कि राजपूत कहाँ से है, सब अलग अलग बोलते हैं, तो बोलेंगे वो अलग अलग तथ्य के अनुसार अलग अलग बातें हैं, ठीक है ना, ये आप ध्यान रखना। अब देखो सबसे पहला जो इतिहास में पढ़ाऊंगा आपको, जिसके बारे में परिचर्चा में आपको कराऊंगा, जिनके बारे में चीजें समझेंगे हम, वो वंश अपन पढ़ेंगे गुहिल वंश। कौन सा वंश पढ़ेंगे अपन सबसे पहले? गुहिल। देखो वैसे तो चौहान पढ़ने चाहिए, लेकिन मैं हमेशा हर पेज पे गुहिल इसलिए पढ़ाता हूँ क्योंकि राजस्थान के इतिहास में कई सारे राजपूत राजवंश है, लेकिन गुहिल वंश एक तरफ और बाकी के बचे कुचे वंश एक तरफ। यानी कि राजस्थान का इतिहास अगर समझना है तो गुहिल वंश को ढंग से पढ़ लो आप। गुहिल वंश को ढंग से पढ़ लिया तो बाकी अन्य इतिहास आपको चुटकियों में याद हो जाएंगे। किस में याद हो जाएंगे? चुटकियों में याद हो जाएंगे साहब, ठीक है। टापू क्या कह रहे हैं? टापू एक टप्पू ही है। चलो कोई बात नहीं, बहुत अच्छा चलेगा कार्यक्रम, चिंता करने की कोनो आवश्यकता नहीं। अब आपको कुछ पूछना है तो मेरे से पूछ लो ताकि आगे शुरू करें हम। सर राजस्थान जीके में इससे आप अपडेट बहुत हो, कोई ना कोई परेशान आउट ऑफ ही नहीं, चीजें देखो कुछ भी आ सकती है, हम कोई भगवान नहीं है, मैं आपको बता दूं। ये आप ध्यान रखना कि भगवान कोई नहीं होता, लेकिन चीजें जो समझाने का तरीका है वो हम आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा पाएंगे, दावा है मेरा, ठीक है। तो अब सबसे पहले जो राजवंश अपन शुरू करने वाले हैं उस राजवंश की चर्चा करते हैं। हेडिंग डाल लो। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे भाई मेवाड़ का इतिहास। सबसे पहले अपन कहाँ का इतिहास पढ़ेंगे? मेवाड़ का। डाल लो हेडिंग। सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे मेवाड़ का इतिहास। तो सबसे पहली जो रूपरेखा मैं आपको पढ़ाऊंगा वो कहाँ के इतिहास की पढ़ाऊंगा? मेवाड़ के इतिहास की। क्योंकि इतिहासकार ये कहते हैं कि एक तरफ मेवाड़ का इतिहास है, बाकी बचा कुचा सब दूसरी तरफ है। तो जो इंपॉर्टेंट है जिसमें से प्रश्न आते हैं वो ध्यान से समझना। अपन लेट्स स्टार्ट द गेम। बिगिनिंग शुरू करते हैं अब, ठीक है। हाँ बिल्कुल साहब, बिगिनिंग शुरू करते हैं अब। आज जो क्लास है वो मैं घर से ले रहा हूँ। सर ऐसा लग रहा है राजस्थान का इतिहास मजा आ रहा है। वाह साहब, आएगा कविता जी, क्यों नहीं आएगा। आज मैं क्लास क्या घर के स्टूडियो से ले रहा हूँ, पहली बार लाइव क्लास ले रहे हैं तो थोड़ा सा चेक करना पड़ता है क्लास चल तो नहीं जाए है? तो देखो ध्यान रखना। तो आप भी घर से क्लास ले रहे हो, मैं भी घर से क्लास ले रहा हूँ, कितना बड़ा तारतम्यता जुड़ी हुई है यहाँ पर। तो हम बात कर रहे हैं मेवाड़ के इतिहास की। अब लिखना बंद कर दो और सुनना शुरू कर दो। देखो विद्वानों, सबसे पहले जो शब्द आपने लिखा है मेवाड़, इसका मतलब समझो कि मेवाड़ का मतलब कौन कौन से जिले हैं, कौन कौन सा क्षेत्र जिसे हम मेवाड़ कहेंगे। तो देखो याद कैसे करना है वो मैं समझा रहा हूं, दिमाग से समझना चीजों को। सबसे पहली बात, हम पढ़ रहे हैं मेवाड़ का भौगोलिक क्षेत्र। कि मेवाड़ का इतिहास तो पढ़ लेंगे, लेकिन सबसे पहले ये तो पता चले कि मेवाड़ में कौन कौन से जिले आते हैं, मेवाड़ में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, कौन कौन से नए जिलों का समावेश मेवाड़ में किया जाएगा, वो सारी परिचर्चा हम शुरू करते हैं मेवाड़ से। चलिए साहब ध्यान दो और चीजों को समझो। कमेंट वमेंट सब बंद कर दो, तारतम्यता बोर्ड पे टिका हो। देखो विद्वानों, जब भी मेवाड़ का इतिहास आपने पढ़ा होगा तो सबसे पहले आपके दिमाग में जो जिला आया होगा वो मेवाड़ सुनते ही सबसे पहला जिला कौन सा आता है? चित्तौड़गढ़ आता है ना भाई। बोले गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। तो जब भी मेवाड़ पढ़ोगे सबसे पहला जिला जो दिमाग में आएगा वो कौन सा आएगा? चित्तौड़गढ़। तो पहला जिला चित्तौड़गढ़ लिख दिया। फिर हम मेवाड़ के बारे में और सोचते हैं तो दूसरा जिला हमारे दिमाग में आता है उदयपुर। बोला यार सिटी पैलेस, उदयपुर, देवारी, ये सब मेवाड़ में ही तो है, तो इसका मतलब उदयपुर भी मेवाड़ में आता होगा। फिर आगे बढ़ते हैं तो तीसरा जिला, बोला हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था साहब, कुंभलगढ़ का किला बड़ा हुआ है मेवाड़ में, और वो जिले कहाँ पर है? राजसमंद में। तो तीसरा जिला जो आपके दिमाग में आता होगा वो कौन सा आता होगा? राजसमंद। तो मेवाड़ सुनते ही तीसरा जिला जो दिमाग में आता है वो कौन सा आता है? आपके राजसमंद जिला आता है। सर 50 में 40 क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे, अरे खूब आएंगे, चिंता ही मत करो आप, धमाके से आएंगे, ये और है बात, चिंता करने की कोनो आवश्यकता नहीं है, ये ध्यान रखना। हाँ सही कह रहे हो आप।
भावना क्या लिख रही है, ऐसे जिलों के नाम लिख भी दिए क्या, थोड़ा बदलाव होगा। चौथा जिला जो हम पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं प्रतापगढ़, क्योंकि जब मेवाड़ का दूसरा शाखा होगा तो प्रतापगढ़ में एक जगह देवलिया, वहां का ठाकुर बाघ सिंह मर मिटने के लिए तैयार रहेगा और वो केसरिया कर लेगा। तो प्रतापगढ़ भी मेवाड़ में आता था। और चित्तौड़ से ऊपर एक जिला आता था भीलवाड़ा, क्योंकि एक किला आता था भीलवाड़ा में, मांडलगढ़ का किला। महाराणा सांगा की छतरी कहाँ बनी हुई है, तो मांडलगढ़ में। तो भीलवाड़ा जिला भी किस भूभाग का हिस्सा हुआ करता था, मेवाड़ का। तो समझो, जब राजस्थान में 33 जिले थे तो उस समय मेवाड़ में जो है वो 5 जिले आया करते थे, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़ और भीलवाड़ा। लेकिन वर्तमान राजस्थान में 50 जिले हैं और 50 जिले होते ही मेवाड़ के अंदर 2 जिले और नए आएंगे। आपको पता है कि उदयपुर को तोड़कर एक नया जिला बनाया गया है सलूम्बर, तो सलूम्बर भी मेवाड़ में आएगा, ये ध्यान रखना। क्या बदलाव होगा, तो महाराणा प्रताप की छतरी पढ़ते थे पहले, महाराणा प्रताप की मृत्यु पढ़ते थे चावंड में, और चावंड उदयपुर में पढ़ते थे। लेकिन अब चावंड कौन से जिले में आएगा, सलूम्बर जिले में, ये ध्यान रखना। तो उदयपुर को तोड़ के सलूम्बर जिला बनाया गया, तो ये जो सलूम्बर जिला है ये भी मेवाड़ में आएगा। और भीलवाड़ा को तोड़कर एक जिला बनाया गया शाहपुरा। कौन सा जिला बनाया गया, शाहपुरा। तो ये शाहपुरा भी किसमें आएगा, मेवाड़ में आएगा। तो मतलब 6ठे नंबर का जिला हो गया सलूम्बर और 7वें नंबर का जिला हो गया शाहपुरा। और ये 7 जिले मिलकर कौन सा भौगोलिक क्षेत्र निर्धारित करेंगे, तो मेवाड़ निर्धारित करेंगे। मेवाड़ में कौन सा वंश चला, क्या चला, वो सब चर्चा करेंगे आगे। तो मेवाड़ का मतलब पहले तो 5 जिले थे, चित्तौड़, उदयपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा। लेकिन उदयपुर को तोड़ के सलूम्बर बना दिया तो सलूम्बर भी मेवाड़ में आएगा। भीलवाड़ा को तोड़ के शाहपुरा बना दिया तो शाहपुरा भी मेवाड़ में आएगा। अब नक्शे के हिसाब से समझाता हूं मैं आपको, ध्यान दो और समझो। देखो साहब, राजस्थान की आकृति पतंग के समान है, विषम कोण चतुर्भुज के समान है। तो ये लो साहब, ये बन गया विषम कोण चतुर्भुज, पतंग बन गई साहब। राजस्थान के नक्शे में अगर जिले देखते हो आप लोग तो आपने देखा होगा सबसे ऊपर ही ऊपर यहाँ पर जो जिला है वो आएगा शाहपुरा। अरे कौन सा जिला आएगा, शाहपुरा। शाहपुरा के बाद में भीलवाड़ा, कौन सा आएगा, भीलवाड़ा। भीलवाड़ा के नीचे चित्तौड़गढ़, कौन सा जिला आएगा, चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ के नीचे आएगा प्रतापगढ़, कौन सा जिला आएगा, प्रतापगढ़। अब प्रतापगढ़ के नीचे नहीं जाना, प्रतापगढ़ के नीचे जाते बांसवाड़ा आ जाएगा, बांसवाड़ा से आगे जाते डूंगरपुर आ जाएगा। ध्यान रखना, बांसवाड़ा और डूंगरपुर दक्षिणी राजस्थान के जिले हैं, लेकिन ये मेवाड़ रियासत में नहीं आते थे। इनकी अलग रियासत थी, वागड़ रियासत। बांसवाड़ा और डूंगरपुर का जो भौगोलिक क्षेत्र है उसे हम वागड़ क्षेत्र कहते हैं, और कहते हैं कि प्राचीन काल में इस वागड़ क्षेत्र पर अधिकतर गुजरात के राजाओं का अधिकार रहा था। तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर मेवाड़ में नहीं आता था, वो अलग क्षेत्र था, वागड़ क्षेत्र था, भी लिख दूंगा मैं। फिर प्रतापगढ़ की अगर हम बात करें आगे की, तो प्रतापगढ़ के बाद यहाँ पर एक जिला आएगा, पहले सलूम्बर, ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, नीचे की तरफ जिला आएगा इधर उदयपुर, और बीच में यहाँ पर जिला कौन सा जाएगा, राजसमंद। तो देखो, अगर राजस्थान के नक्शे की बात करते हो तो इस क्रम में मेवाड़ का भौगोलिक क्षेत्र नजर आएगा, शाहपुरा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, सलूम्बर, उदयपुर और राजसमंद। ये जो भौगोलिक क्षेत्र मैंने अंडरलाइन किया है, इसी भौगोलिक क्षेत्र को हम प्राचीन काल में क्या कह सकते थे, मेवाड़ कह सकते थे। यहीं पर एक बात और लिख देता हूं कि जो 2 जिले हैं नीचे, बांसवाड़ा और डूंगरपुर, और मैं आपको बता दूं कि बांसवाड़ा और डूंगरपुर ये दोनों उस समय मेवाड़ रियासत में नहीं आते थे, बल्कि बांसवाड़ा और डूंगरपुर का जो क्षेत्र था इसे हम वागड़ क्षेत्र कहते थे। कौन सा क्षेत्र कहते थे, वागड़ क्षेत्र। और इस वागड़ क्षेत्र पर जो है वो गुजरात के राजाओं का अधिकार ज्यादा रहा था। तो ये वागड़ क्षेत्र जो था ये गुजरात के प्रभाव में था ज्यादा। किसके प्रभाव में था ज्यादा, गुजरात के प्रभाव में ज्यादा रहा था। अच्छा, एक बात और बता दूं मैं आपको कि बांसवाड़ा और डूंगरपुर मेवाड़ रियासत का हिस्सा नहीं थे, ये वागड़ क्षेत्र था जिस पर गुजरात का अधिक प्रभाव था। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि देखो, राजस्थान की अगर लोकेशन आपने पढ़ी है ज्योग्राफी के अंतर्गत, तो ऊपर जाओगे राजस्थान पे तो एक राज्य यहाँ स्पर्श करता है, पंजाब। अरे कौन सा राज्य स्पर्श करता है यहाँ पर, पंजाब।
पढ़ा होगा ना आपने कि पंजाब की सीमा उत्तरी राजस्थान से लगती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, गोइलों ने शासन तो किया है, लेकिन मेवाड़ में नहीं, गोइलों ने तो काफी जगह शासन किया, वो बात अभी क्लियर होगी, लेकिन बांसवाड़ा डूंगरपुर मेवाड़ में नहीं आएगा, ये ध्यान रखना है यहाँ पर। कहते हैं कि पंजाब का इलाका था, और कहते हैं कि इस पंजाब में काफी सारी छोटी छोटी जातियां निवास करती थी, जिनमें योद्धे जाति निवास करती थी। कौन जाति निवास करती थी? एक योद्धे। एक यहां पर निवास करती थी सिवी जाति। कौन जाति निवास करती थी? सिवी। एक यहां निवास करती थी मेद जाति, इस मेद को मेर जाति भी कहते हैं, ये भी यहां पर निवास करती थी। तो कहते हैं कि प्राचीन काल में इस पंजाब में कुछ छोटी छोटी जातियां निवास करती थी, जिनमें योद्धे जाति हो गई, सिवी जाति हो गई, मेद जाति हो गई, ये सभी जातियां कहाँ निवास करती थी? पंजाब में। लेकिन कालांतर में सिकंदर के समय, ढंग से समझना ये बात, अब बार बार नहीं बताएंगे, कालांतर में जब सिकंदर पूरे भारत को जीतने का सपना देख रहा था, तो कहते हैं कि कालांतर में सिकंदर ने इस पंजाब पर आक्रमण किया था। इस पंजाब पर किसका आक्रमण हुआ था? सिकंदर का आक्रमण हुआ था साहब। और कहते हैं कि जब सिकंदर ने इस पंजाब पर आक्रमण किया, तो ये छोटी छोटी जातियां जो पंजाब में रहती थी, ये अपने आप को बचाने के लिए पंजाब छोड़कर भाग गई थी। और ये भाग कर किस क्षेत्र में आ गई थी? राजपूताना क्षेत्र में, राजस्थान की तरफ आ गई थी। जैसे योद्धे जाति बीकानेर के आसपास आकर रहने लग गई, तो वो योद्धे क्षेत्र कहलाया। सिवी जाति मेवाड़ में आकर रहने लग गई, तो सिवी जनपद कहलाया। मेर जाति, मेद जाति भी मेवाड़ में आकर रहने लग गई, तो मेद पाटन क्षेत्र कहलाया। तो ये सभी छोटी छोटी जातियां मूलतः कहां से आई थी? पंजाब से। और कब आई थी? जब सिकंदर ने पंजाब पर क्या किया था? आक्रमण किया था। वापस समझो एक बार, मेवाड़ का इतिहास शुरू किया हमने। सबसे पहले मेवाड़ का क्या बताया मैंने? भौगोलिक स्वरूप, कि पहले मेवाड़ में 5 जिले को मेवाड़ कहते थे, चित्तौड़, उदयपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा। लेकिन जैसे उदयपुर को तोड़ के सलुम्बर बना, भीलवाड़ा को तोड़ के शाहपुरा बना, तो सलुम्बर और शाहपुरा भी किस क्षेत्र का भौगोलिक हिस्सा हो गए? मेवाड़ का। नक्शे में बताया, पहले सलुम्बर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, वो शाहपुरा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, फिर सलुम्बर, उदयपुर, राजसमंद, ये मेवाड़ है। उत्तरी राजस्थान से बाहर पंजाब प्रांत था। पंजाब में कई सारी छोटी छोटी जातियां निवास करती थी। कहते हैं कि जब सिकंदर ने पंजाब पर आक्रमण किया, तो ये सभी छोटी छोटी जातियां राजपूताना क्षेत्र में आकर रहने लगी, विशेषकर राजस्थान में आकर रहने लगी थी। उतारो इसको पहले। और एक बात ध्यान रखना, बांसवाड़ा डूंगरपुर मेवाड़ में नहीं आएगा, ये अलग क्षेत्र हुआ करता था, वागड़, जिस पर सर्वाधिक प्रभाव किसका था? गुजरात का प्रभाव था। तो गुजरात के प्रभाव में रहा था ही ज्यादातर। ठीक है, उतारो पहले इसको। बांसवाड़ा डूंगरपुर में गोइलों ने शासन किया, लेकिन वो मेवाड़ के गोइल नहीं थे, वो अलग है। अब मैप बनाना है तभी तो चीजें समझ में आएगी। सर मैं राणा सिसोदिया हूं और आप मेरे पूर्वजों की हिस्ट्री पढ़ा रहे हो। रहे क्या बात है हुकुम, फिर तो और मजा आ जाएगा। लिखो इसको, और आगे खोल के समझोगे ना चीजें, तब समझ में आएगी चीजें। लिखते ही थम्स अप कर देना भाई, लिख लिया हमने। सर मेवाड़ गोइल वंश की रियासत है, सब समझेंगे भी आगे। पहले मेवाड़ के बारे में समझ रहे हैं अपन। बिल्कुल अलग अलग है। मारवाड़ पश्चिमी राजस्थान है, मेवाड़ दक्षिणी राजस्थान है। दुर्गेश कह रहा है खाना खा लो सर, हम तो खाना खा रहे हैं। काहे की सब्जी बनाई है बेटा?
बताओ देखें। अरे ये खाने के लाले पड़ जाएंगे, नौकरी नहीं लगेगी तो। हैं? स्वच्छता का ध्यान रखो, पढ़ते समय भी खाना खा रहे हो। बाद में खा लेता, पहले खा लेता। ये जीवन भर खाना खाने के लिए तो पढ़ाई कर रहे हैं अपन। डूंगरपुर बांसवाड़ा में सांगा का रास्ता बताएंगे, क्यों राज हुआ, क्या हुआ, सब समझेंगे, चिंता ना करो। बहुत सीधा फार्मूला है। मेवाड़ का मतलब 7 जिले, 5 तो पुराने और 2 नए और आ जाएंगे। ये जितनी भी जातियां ये पंजाब की थी, लेकिन सिकंदर ने जब आक्रमण किया ये भाग के राजस्थान में आ गई। डूंगरपुर बांसवाड़ा मेवाड़ में नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। ठीक है। डूंगरपुर बांसवाड़ा का अलग क्षेत्र था वागड़, और ये जो है वह गुजरात के प्रभाव में रहता था ज्यादातर। हो गया कंप्लीट। अब समझो छोले की सब्जी। अरे छोले छोल भाई तू। अब समझो आगे मेवाड़ की बात करते हैं, तो आगे कुछ प्रश्न है वो भी समझो। देखो मेवाड़ के प्राचीन नाम, अब हम बात कर रहे हैं मेवाड़ के प्राचीन नामों को लेकर कि मेवाड़ के प्राचीन नाम कौन कौन से हैं। अब लिखना बंद कर दो और सुन लो। देखो भाई, मेवाड़ के अगर प्राचीन नाम हम पढ़ते हैं, सामान्य परिचय पढ़ रहे हैं पहले मेवाड़ का, ताकि जैसे ही राजा महाराजा शुरू करे दिमाग की बत्तियां खुल जाए आपकी। ठीक। मेवाड़ के अगर प्राचीन नाम पढ़े तो मेवाड़ के प्राचीन नाम में सबसे पहले एक नाम हम पढ़ते हैं मेदपाटन। कौन सा नाम पढ़ते हैं अपन? मेदपाटन। दूसरा नाम मेवाड़ का जो हम पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं प्रागवाट। कौन सा नाम पढ़ते हैं? प्रागवाट। और एक नाम मेवाड़ का जो हम पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं सिवी जनपद। कौन सा जनपद पढ़ते हैं? सिवी जनपद। अब ध्यान से सुनो और चीजों को समझो। देखो जी, मेदपाटन क्यों कहते हैं मेवाड़ को? तो पुराने डायग्राम पे आओ। कहते हैं कि साहब ये मेद जाति जो थी ना, जो पंजाब की थी, जब सिकंदर ने पंजाब पर आक्रमण किया तो ये मेद जाति यहीं पर आकर रहने लग गई थी, और मेद जाति यहाँ निवास करती थी। इनका ये इलाका था, इसलिए इसको क्या कह दिया? मेदपाटन कह दिया। तो ध्यान रखना, मेदपाटन जो नाम पड़ा वो मेदपाटन नाम क्यों पड़ा? तो मेद जाति के निवास करने के कारण। इसी क्षेत्र में मेद जाति निवास करती थी, और ये मेद जाति मूलतः कहाँ की थी? तो पंजाब की। तो ये जो मेद जाति है वो यहाँ पर निवास करती थी, और मेद जाति के निवास करने के कारण इस भूभाग को प्राचीन काल में क्या कहा गया? मेदपाटन कहा गया। दूसरा, स्क्रीन ही क्यों हो रही है? नहीं, स्क्रीन क्यों हिलेगी? स्क्रीन तो सही चल रही है, सही है बिल्कुल काम। देखो भाई, देखो स्क्रीन क्यों हिल रही है? स्क्रीन नहीं हिल रही, चक्कर वक्कर तो नहीं आ रहा है। सिवी जनपद, चलो बात करेंगे। तो मेद जाति निवास करती थी, तो मेदपाटन नाम हो गया। प्रागवाट क्यों कहते हैं? तो ढंग से समझो। प्रागवाट संस्कृत भाषा का शब्द है, और पठार को संस्कृत में प्रागवा कहते हैं, और कहते हैं कि मेवाड़ का इलाका पहाड़ी और पठारी इलाका है, तो संस्कृत भाषा में नाम क्या दे दिया? प्रागवाट। तो प्रागवाट नाम क्यों पड़ा? तो पठारी क्षेत्र होने के कारण। ये जो मारवाड़ है, ये जो मेवाड़ है, ये पठारी क्षेत्र है, और पठारी क्षेत्र होने के कारण इसको क्या कह दिया? प्रागवाट कह दिया। सिवी जनपद सबसे इंपॉर्टेंट है, और वही बात पढ़ेंगे कि एक जाति थी सिवी जाति, जो पंजाब की थी। इन्होंने आकर मेवाड़ के अधिकांश भूभाग पर अधिकार किया और खुद का एक जनपद बना लिया, तो नाम क्या हो गया? सिवी जनपद। तो वही बात हम यहाँ लिखेंगे कि सिवी जनपद क्यों कहते हैं? तो सिवी जाति यहाँ पर रहती थी, निवास करती थी, और ये वही सिवी जाति है जो भी मूलतः कहाँ से आई थी? पंजाब से। और सिवी जाति के निवास करने के कारण इसका नाम क्या हो गया? सिवी जनपद हो गया। तो ध्यान रखना, मेवाड़ को हम मेदपाटन कहते हैं, प्रागवाट कहते हैं, और सिवी जनपद कहते हैं। फिर अगला प्रश्न है कि विद्वानों कोई आपसे पूछ ले कि मेवाड़ की राजधानियों का क्रम बताओ। मेवाड़ की राजधानियों का क्या बताओ? क्रम बताओ। तो मेवाड़ की राजधानियों का क्रम, हालांकि मेवाड़ में वैसे तो कई सारी राजधानियां बनी, लेकिन फिर भी एक निश्चित क्रम है जो परीक्षा में पूछा जाता है।
अब मैं आपको बता दूं कि क्रम दो प्रकार के होते हैं, आरोही क्रम, अवरोही क्रम। दो प्रकार के क्रम होते हैं, गणित में पढ़ा होगा आपने। एक तो होता है आरोही क्रम और एक कौन सा क्रम होता है, अवरोही क्रम। और ये बात सबसे ढंग से समझनी पड़ेगी आपको। आरोही क्रम और अवरोही क्रम, कौन सा क्रम पूछ रहा है? तो आपने पढ़ा होगा कि आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, तो आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम, ठीक है। और अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है, घटता हुआ क्रम। तो आरोही क्रम पूछे तो सीधा सीधा टिक करना है, अवरोही क्रम पूछे तो घटता हुआ टिक करना है आपको, ठीक है। पूजा क्या करिए, वॉइस नहीं आ रही? वॉइस तो आ रही है खूब। अरे आवाज आ रही है ना, बताओ देखिए एक बार सभी लोग, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? बताओ देखिए कमेंट करके एक बार। आ रही है आवाज? तो चल तो रही है आवाज यहां पर। आ रही है आवाज, तो खूब आ रही है, धमाकेदार आ रही है आवाज तो। ध्यान रखो थोड़ा सही। वो लोग क्या है सर, पूजा तेरे दिक्कत है फोन में कुछ न कुछ। चलो साहब कोई बात नहीं, हो जाती है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। तो देखो इधर हम बात कर रहे हैं कि मेवाड़ की राजधानियों का क्रम पूछे, आरोही क्रम पूछे तो सीधा सीधा, अवरोही पूछे तो उल्टा क्रम। अब देखो मेवाड़ की राजधानी का क्रम पढ़ते हैं तो सबसे पहले गुइल वंश की मेवाड़ की राजधानी कौन सी बनती है, नागदा। कौन सी राजधानी बनती है, नागदा। बंद कर देना लिखना, कानों से सुनना और ध्यान जो है केंद्रित रखना बोर्ड पे। नागदा सबसे पहली बात, बप्पा रावल ने नागदा को राजधानी बनाया था, वो हम पढ़ेंगे जब बप्पा रावल पढ़ेंगे। नागदा के बाद राजधानी कौन सी बनती है, आहड़। अरे कौन सी राजधानी बनती है, आहड़। आहड़ के बाद आगे जाके राजधानी बनेगी मेवाड़ की चित्तौड़। कौन सी राजधानी बनेगी, चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ के बाद में जो मेवाड़ की राजधानी बनेगी, वो मेवाड़ की राजधानी बनेगी कुंभलगढ़। कौन सी राजधानी बनेगी भाई, कुंभलगढ़ राजधानी बनेगी। फिर कुंभलगढ़ के बाद में मेवाड़ की जो राजधानी बनेगी, स्थायी राजधानियों की बात कर रहा हूं, वो राजधानी बनेगी चावंड। कौन सी राजधानी बनेगी, चावंड। और चावंड के बाद में मेवाड़ की जो स्थायी राजधानी बनेगी वो बनेगी उदयपुर। कौन सी राजधानी बनेगी, उदयपुर। किसने बनाई, कब कब बनाई, क्यों बनाई, वो सब आगे पढ़ेंगे इतिहास में। लेकिन एक क्रम ध्यान रखना कि मेवाड़ की राजधानियों का क्रम पूछे तो नागदा, फिर आहड़, फिर चित्तौड़गढ़, फिर कुंभलगढ़, फिर चावंड और फिर उदयपुर मेवाड़ की क्या रहेगी, राजधानी रहेगी। इसी क्रम में अगर हम बात करें तो यहीं पर एक प्रश्न और आता है कि राजधानियां तो आपने पढ़ ली, लेकिन बताओ मेवाड़ के कुल देवता कौन है। मेवाड़ के कुल देवता किसे माना जाता है? तो अगर प्रश्न पूछे मेवाड़ के कुल देवता भी पूछ सकते हैं और मेवाड़ की कुल देवी भी पूछ सकते हैं। तो मेवाड़ के जो कुल देवता हैं वो तो कौन है, और मेवाड़ की जो कुल देवी है वो कौन है? देखो एक बात बता दूं कि एक तो होता है कुल देवी देवता और एक होता है आराध्य देवी देवता। दोनों में अंतर समझ लो। देखो कुल देवी देवता किसे कहते हैं, तो ऐसा वंश, शासक पढ़ेंगे ना आगे विस्तार से, गिच पिच नहीं करेंगे, वो आराम से बात करेंगे। कुल देवता, कुल देवी किसे कहते हैं, तो जिस देवी या देवता के नाम से किसी कुल या वंश की स्थापना की जाती है वो तो कुल देवी देवता कहलाता है। लेकिन जब वो वंश बड़े लंबे समय तक आगे चलता है तो लोग क्या करते हैं कि कुल देवी देवता को तो 12 महीने में 1-2 बार पूछते हैं केवल, और बीच में कोई नया देवी देवता ऐसा उभर के आता है जिसकी पूजा अर्चना ज्यादा करने लग जाते हैं। तो जिसकी पूजा अर्चना ज्यादा होगी वो आराध्य देवी देवता है, उसे हम इष्ट देवी देवता भी कहते हैं। और जिसके नाम से कुल की स्थापना होती है, वंश की स्थापना होती है, वो कुल देवी देवता कहलाता है। तो मेवाड़ के अगर कुल देवता पूछे आपसे तो ध्यान रखना, मेवाड़ के कुल देवता है एकलिंगनाथ जी। मेवाड़ के कुल देवता कौन है, एकलिंगनाथ जी। और एकलिंगनाथ जी का जो मंदिर है, ये मंदिर है कैलाशपुरी उदयपुर में। वो सब पढ़ेंगे हम। एकलिंगनाथ जी का मंदिर बप्पा रावल बनवाएगा कैलाशपुरी में। एकलिंगनाथ जी के मंदिर का परकोटा महाराणा मोगल बनवाएगा। तो ध्यान रखना,
एकलिंगनाथ जी मेवाड़ के कुल देवता है और ऐसा माना जाता है कि मेवाड़ के राजाओं का राज तिलक एकलिंगनाथ जी के मंदिर में ही किया जाता था। मेवाड़ के राजाओं का राज तिलक कौन से भगवान के मंदिर में? एकलिंगनाथ जी के मंदिर में होता था। और प्रश्न आ जाए कि मेवाड़ के राजाओं का राज तिलक कौन करते थे, तो दो बातें याद रखना। सबसे पहले तो टिक करना है आपको कि मेवाड़ के राजाओं का राज तिलक जो करते थे वो करते थे भील। और एक गांव था मेवाड़ में, ऊंदरी गांव। कौन सा गांव था? ऊंदरी गांव। और ऊंदरी गांव के भीलों द्वारा या ऊंदरी गांव के भील अपने अंगूठे के रक्त से, अपने अंगूठे के रक्त से मेवाड़ के शासक का क्या किया करते थे? राज तिलक किया करते थे। ये प्रश्न आया हुआ है कि ऊंदरी गांव के भील अपने अंगूठे के रक्त से मेवाड़ के राजा का क्या करते थे? राज तिलक। लेकिन सोचने की बात है कि मेवाड़ में सबसे पहले राजपूत तो आए नहीं होंगे, कोई ना कोई जाति वहां शुरू से रहती होगी जिन पर राजा ने शासन किया। तो राजाओं की एक परंपरा है राजस्थान में कि राजाओं ने जिस जिस भूभाग में अधिकार किया वहां पर पहले से जो जाति रहती थी उस जाति को कुछ न कुछ विशेष अधिकार दिए हैं ताकि वो जाति राजा के द्वारा चलाए गए कार्यों का सम्मान कर सके और राजा बड़े आराम से अपना राजनीतिक कार्यों का संचालन कर पाए। तो आप देखना कि बीकानेर के राजाओं का राज तिलक कौन करते हैं? तो गोदारा जाट करते हैं। आमेर के राजाओं का राज तिलक कौन करते हैं? तो मीणा करते हैं। मेवाड़ के राजाओं का राज तिलक कौन करते हैं? तो भील करते हैं। क्योंकि राजा तो बाद में आए, ये जातियां यहां पर पहले से ही रहती थी। तो ध्यान रखना, मेवाड़ के राजाओं का राज तिलक कौन करते हैं? तो ऊंदरी गांव के भील करते हैं अंगूठे के रक्त से। लेकिन ध्यान रखना, महाराणा लाखा के काल में वो उनका तो केवल हाथ लगवा दिया जाता था, लेकिन जो पूरे राज तिलक का कार्यक्रम करते, जैसे राजा को मुकुट पहनाते, राजा की कमर में शाही तलवार बांधते, राजा को अंगरखी पहनाते, राजा को महाराणा होने की शपथ दिलवाते, वो सारा काम फिर प्रशासनिक तौर पर किया जाने लगा। और महाराणा लाखा के काल में इस प्रकार का विशेषाधिकार सलुम्बर के सामंतों को दे दिया गया कि आज के बाद राजाओं को जो प्रशासनिक राज्याभिषेक करवाया जाएगा, राज तिलक करवाया जाएगा, वो कौन करवाएंगे? तो सलुम्बर के सामंत करवाएंगे। तो ध्यान रखना, मैं आपको बता देता हूं यहीं पर एक बात कि अगर सीधा सीधा पूछे कि मेवाड़ के राजाओं का राज तिलक कौन करते हैं, तो ऊंदरी गांव के भील करते हैं। लेकिन मान लो ये ऑप्शन में नहीं आए तो ध्यान रखना, सलुम्बर के सामंत भी किया करते थे। प्रशासनिक तौर पर जो अनुमति मिली वो किनको मिली थी? फिर सलुम्बर के सामंतों को। राज तिलक तो भील कर देंगे, लेकिन राज मुकुट पहनाएगा, शाही तलवार बांधेगा, महाराणा को शपथ दिलवाएगा, वो सारे काम कौन करवाएगा? सलुम्बर के सामंत करवाएगा। तो एकलिंगनाथ जी मेवाड़ के कुल देवता माने जाते हैं। और एक बात और बता दूं, पीएसआई के अंदर प्रश्न आया था कि एक परंपरा पूछी थी आस्का देना। आंखें खोल के समझ लेना। एक परंपरा पूछी थी, कौन सी? आस्का देना। आस्का देना। और प्रश्न आया था कि आस्का देना परंपरा कौन सी रियासत से संबंधित है? तो मेवाड़ रियासत से। क्या होती है ये? तो ऐसा कहा जाता है कि जब मेवाड़ के महाराणा का राज तिलक एकलिंगनाथ जी के मंदिर में होता था तो एकलिंगनाथ जी का शिवलिंग फूलों से, पुष्पों से सजाया जाता था। और कहते हैं कि जब राजा का राज तिलक पूरा हो जाता था तो राजा एकलिंगनाथ जी के सामने डोक देने के लिए जाता है। और उस समय जो फूल शिवलिंग के ऊपर चढ़े हुए हैं वो ऑटोमेटिक बिखर जाते हैं। और उसको ये मान लिया जाता है कि एकलिंगनाथ जी ने इस व्यक्ति को राजा बनने की अनुमति दे दी है, राज कार्य चलाने की अनुमति दे दी है, अपना आशीर्वाद दे दिया, अपनी आस्का दे दी है। तो वो आस्का देना परंपरा मेवाड़ रियासत से संबंधित है जो एकलिंगनाथ जी के मंदिर में होती है। और आस्का देना क्या है? तो जिस राजा का राज तिलक होता है जब वो मंदिर में जाके डोक देता है तो शिवलिंग के ऊपर चढ़े हुए पुष्प बिखर जाते हैं। और ये मान लिया जाता है कि भगवान ने उस व्यक्ति को शासन चलाने की क्या प्रदान कर दी? अनुमति प्रदान कर दी। और वही व्यवस्था क्या कहलाती है? आस्का देना कहलाती है। तो ध्यान रखना, आस्का देना परंपरा कौन सी रियासत से संबंधित है? मेवाड़ रियासत से। और मेवाड़ की जो कुल देवी है वो कुल देवी है बाण माता। बाण माता के मंदिर लगभग सभी दुर्गों में बने हुए हैं। जहां जहां मेवाड़ की राजधानियां बनी वहां वहां पर बाण माता के मंदिर बनना शुरू हो गए। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनो।
मेवाड़ के उपनाम प्राचीन नाम पूछे तो मेदपाटन, प्रागवाट, सिवी जनपद। मेद जाति निवास करती तो मेदपाटन, पठारी क्षेत्र है तो प्रागवाट, सिवी जाति का जनपद था तो सिवी जनपद कह दिया। मेवाड़ की राजधानियों का क्रम पूछे मोटे तौर पर तो नागदा, आहड़, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, चावंड, उदयपुर। ये तो आरोही क्रम हो गया। अवरोही पूछे तो उल्टा करके आ जाना। मेवाड़ के कुल देवता एकलिंगनाथ जी, कुल देवी बाण माता। मेवाड़ के राजाओं का राज तिलक एकलिंगनाथ जी के मंदिर में होता है। और उसी समय कौन सी परंपरा होती है? आस का देना परंपरा। राज तिलक कौन करते हैं? तो ऊंदरी गांव के भील करते हैं अपने अंगूठे के रक्त से। लेकिन लाखा के काल में प्रशासनिक अनुमति किसको दी गई? सलूम्बर के सामंतों को दी गई। उतारो एक बार इसे। अरे परंपरा है, बिखेर देते हैं, ना बिखरे तो फूक मार के बिखेर देंगे। दोनों अगर ऑप्शन आ जाए ना तो पहले नंबर पे ऊंदरी गांव की बिजली करना है। ये नहीं आए तो फिर ये करके आना है। लिखो इसको एक बार। हाँ, आस का देना, आशीर्वाद देना, अनुमति प्रदान करना। प्रश्न आया था पीएसआई में आस का देना परंपरा किस रियासत से संबंधित? तो मेवाड़ रियासत से। ये ध्यान रखना। लिखो और लिख के थम्स अप कर देना भाई। लिख लिया आप लोगों ने, पता लग जाए इससे। गढ़बगौर का 4 भुजानाथ मंदिर है, मेवाड़ के 4 धाम में आता है वो। सही है बात। अभी वंश की स्थापना कर रहे हैं इसलिए कुल देवताएं पढ़ेंगे। पीएसआई खतरे में है। आपको पता है पीएसआई के एसओजी ने पीएसआई के पेपर को लीक मानने में बस सब पहुंच ही रही है। वो पीएसआई का जो टॉपर था नरेश, उसको गिरफ्तार कर लिया ट्रेनिंग सेंटर से ही। और आपको पता है जब पीएसआई का रिजल्ट आया तो एक ही जिले के एक ही गांव से काफी लोग पीएसआई बने थे। तो उस समय अखबार की हेडलाइन थी कि साहब जिन लोगों में, जिस गांव में लोग पीएसआई बने हुआ गाना चला रात भर कि मारो बालम थानेदार चला वो जिप्सी। अब उल्टा हो गया काम, बालम तो थानेदार बना नहीं और जिप्सियां उनके पीछे घूम रही है। लिख लिया सबने? बताओ देखिए कमेंट करके ताकि आगे चले। अब हाँ, नकल पकड़ी गई है। चलो अब आगे आ जाओ। अच्छा एक बात और लिख लो, यहाँ पे लिखना चाहो तो देखो। प्रश्न अगर पूछ लेना, बात याद आ गई तो बता देता हूं मैं। एक प्रश्न आता है, पूछ ले कि मेवाड़ का राज्य चिन्ह, मेवाड़ का जो राज्य चिन्ह है वो कैसा है?
देखो मैं आपको बता देता हूँ ये चीज भी, कि जब भी मेवाड़ का राज्य चिन्ह देखोगे ना आप, तो मेवाड़ के राज्य चिन्ह में क्या है कि ऊपर ही ऊपर तो भगवान सूर्य का चित्र बना हुआ है, क्योंकि मेवाड़ के राजा सूर्यवंशी हैं। गौरीशंकर ओझा जी कहते हैं ये बात। तो ऊपर ही ऊपर तो सूर्य का चित्र है, उसके बाद एक तरफ भील का चित्र बना हुआ है और एक तरफ मेवाड़ के महाराणा का चित्र बना हुआ है, बीच में चित्तौड़गढ़ दुर्ग का चित्र बना हुआ है और नीचे टैग लाइन लिखी हुई है मेवाड़ की। और वो टैग लाइन ध्यान रखना आप, टैग लाइन लिखी हुई है कि जो दृढ़ राखे धर्म को, जो दृढ़ राखे धर्म को, तो जो दृढ़ राखे धर्म को ताही राखे करतार, ताही राखे करतार। तो जो दृढ़ राखे धर्म को ताही राखे करतार, कि जो व्यक्ति धर्म की रक्षा के लिए लड़ता है, धर्म के पथ के लिए लड़ता है, भगवान उसके ऊपर हमेशा अपना आशीर्वाद रखते हैं। तो जो दृढ़ राखे धर्म को ताही राखे करतार, ये टैग लाइन कौन से राजवंश की है? मेवाड़ की। तो ये भी लिख लेना आप। इष्ट देवी अन्नपूर्णा माता नहीं, 4 भुजा माता है, पढ़ेंगे वो आगे। अन्नपूर्णा माता तो कछुआओं की है, जमुआई माता। हाँ, तो ये ध्यान रखना। तो एक ऊपर ही ऊपर सूर्य है, एक तरफ पूंजा भील, एक तरफ राणा प्रताप, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। नीचे टैग लाइन याद रखना कि जो दृढ़ राखे धर्म को ताई राखे करतार। ठीक, अब समझो आगे। देखो अब करते हैं बात, और अब आगे खोल लेना। ठीक है ना, अब तक बहुत सीधी सीधी बातें चल रही थी, अब समझने वाली बातें चलेगी, तो आंखें स्पष्ट रूप से खोल लेना। आपको पता है कि मेवाड़ में कौन से वंश ने शासन किया? गुहिल वंश ने। अरे कौन से वंश ने शासन किया? गुहिल वंश ने। तो सबसे पहले थोड़ी सी बात हम गुहिल वंश के बारे में कर लेते हैं। कौन थे गुहिल, क्या थे क्या नहीं थे, किसने क्या बताया है गुहिलों के बारे में। तो मेवाड़ में करतार का मतलब भगवान। तो बात अगर हम करें मेवाड़ में गुहिल वंश को लेकर कि मेवाड़ में कौन से वंश ने शासन किया? गुहिल वंश ने शासन किया। देखो सबसे पहला प्रश्न लिखना बंद कर देना। पूछ ले कि गुहिल कौन थे, तो आपको जवाब देना है कि गुहिल कौन है? सूर्यवंशी। भगवान सूर्य का चित्र बना हुआ है ऊपर ही ऊपर मेवाड़ के राज्य चिन्ह में। तो ये तो कन्फर्म हो गया है कि गुहिल कौन है? सूर्यवंशी है। और गुहिलों को जो सूर्यवंशी बताया, वो बताया पंडित गौरीशंकर ओझा ने। तो पंडित गौरीशंकर ओझा ने, और पंडित गौरीशंकर ओझा ने गुहिलों को क्या माना है? तो सूर्यवंशी माना है साहब। इनके अनुसार जो गुहिल है, जो गुहिल वंश है, वो कौन से वंश से संबंधित है? सूर्यवंश से संबंधित है। तो ओझा जी ने गुहिलों को क्या बताया? सूर्यवंशी बताया। फिर अगली बात कि एक विद्वान हुए साहब, ध्यान से समझना, जिनका नाम था कवि राजा श्यामलदास ददवाड़िया। एक कवि हुए श्यामलदास ददवाड़िया, और ये जो विद्वान हुए श्यामलदास ददवाड़िया, आपने पढ़ा होगा कि ये वही है भीलवाड़ा की निवासी। ये वही है जिनकी पुस्तक का नाम है वीर विनोद। ये वही है जो वीर विनोद में कहते हैं कि मेवाड़ में कुल 84 दुर्ग हैं, जिनमें से 32 का निर्माण कुंभा ने करवाया था। तो वही श्यामलदास है ये ददवाड़िया। और एक कहाँ के रहने वाले? भीलवाड़ा के। ये विशेष ध्यान रखना, कहाँ के निवासी थे? ये भीलवाड़ा के निवासी। कहते हैं कि ये जो श्यामलदास ददवाड़िया है, इनकी एक पुस्तक है, और श्यामलदास ददवाड़िया की जो पुस्तक है, जो किताब है, उसका नाम है वीर विनोद। क्या नाम उसका? वीर विनोद। और कहते हैं कि इसी किताब में, वीर विनोद में, श्यामलदास ददवाड़िया ने राजपूतों की, ढंग से सुनना, गुहिल वंश की नहीं, पूरे राजपूतों की कुल कितनी शाखाएं बताई? 36 शाखाएं बताई है। इसी वीर विनोद में श्यामलदास जी ने राजपूतों की कुल कितनी शाखाएं बताई? तो राजपूतों की कुल 36 शाखाएं बताई है। कितनी शाखाएं बताई है? 36 शाखाएं बताई। इसका मतलब कि राजपूतों ने कुल 36 जगह अपने अपने वंश चलाए थे, ये कह रहे हैं ये। तो राजपूतों की कुल 36 शाखाएं किसने बताई? तो श्यामलदास ददवाड़िया ने बताई।
तो देखो एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूं कि एक कवि है श्यामल दास ददवाड़िया। चूड़ावत किसका करता है? अरे वो पढ़ेंगे यार कुलदीप भाई, अभी नहीं समझोगे आप। कुंवर चूड़ा हुए थे राणा लखा के बेटे, उनके वंशज चूड़ावत कहलाते हैं। और वो सलुम्बर के सामंतों को ही चूड़ावत कहते हैं हम। सलुम्बर के सामंत कौन थे? चूड़ावत थे। तो सलुम्बर के सामंत लिखो, चूड़ावत लिखो, एक ही बात है। अब समझो इधर, तो राजपूतों की कितनी शाखाएं बताई? 36 शाखाएं बताई। और इन्होंने ये भी कहा कि इन 36 शाखाओं में जो प्रमुख शाखा हुई राजपूतों की, वो 36 शाखाओं में राजपूतों की जो एक प्रमुख शाखा हुई, वो प्रमुख शाखा कौन सी हुई? गुहिल। कौन से राजपूत प्रमुख हुए? गुहिल राजपूत। कि 36 शाखाओं में एक प्रमुख शाखा कौन सी चली? गुहिल वंश की चली। यहीं पर बात करें कि ये जो गुहिल वंश की बात आप कर रहे हो कि एक प्रमुख शाखा चली थी गुहिल वंश की, राजपूतों की 36 शाखाएं, और 36 में से एक शाखा कौन सी थी? गुहिल वंश की शाखा थी। गुहिल वंश की ब्रांचेज चली है 36 में से एक। अब प्रश्न यहां पर ही आएगा, ध्यान से समझना, कि दो व्यक्ति हुए, एक तो कर्नल टोड और एक मुणोत नैणसी। और कर्नल टोड और मुणोत नैणसी ने गुहिल वंश की 24 शाखाएं बताई है कि गुहिल वंश ने भारत में राजस्थान में मिलकर कुल 24 जगह पर गुहिल वंश चलाया, गुहिल वंश की स्थापना की। तो ध्यान रखना, यहीं पर हम बात आगे रिवर्स करते हैं। और बात रिवर्स हम ये करते हैं कि एक व्यक्ति है कर्नल टोड, कर्नल जेम्स टोड, और एक साहित्यकार है मुणोत नैणसी। और कहते हैं कि कर्नल टोड ने और मुणोत नैणसी ने, कर्नल टोड और मुणोत नैणसी ने, और कर्नल टोड और मुणोत नैणसी के द्वारा गुहिल वंश की, राजपूतों की नहीं, कौन से वंश की? गुहिल वंश की। और इन दोनों ने गुहिल वंश की 24 शाखाएं बताई है। गुहिल वंश की कितनी शाखाएं बताई? 24 शाखाएं बताई। इनका मानना था कि गुहिल वंश ने भारत में राजस्थान में कुल 24 जगह पर शासन किया है। तो गुहिल वंश की तो कितनी शाखाएं? 24 शाखाएं। राजपूतों की कितनी शाखाएं? 36 शाखाएं। गुहिल वंश की शाखाएं कौन बता रहा है? तो कर्नल टोड, मुणोत नैणसी। राजपूतों की शाखाएं कौन बता रहा है? तो कवि राजा श्यामल दास ददवाड़िया। और जैसे अगर मोटे तौर पे हम पढ़ें कि साहब गुहिल वंश ने 24 जगह पर शासन किया, तो 24 जगह में प्रमुख शाखाएं कौन सी है? यानी कि वो प्रमुख जगह कौन सी है जहां पर गुहिल वंश ने अपना शासन चलाया? तो गुहिल वंश की जो प्रमुख शाखाएं हैं 24 में से, वो कौन कौन सी जगह हैं, कौन कौन सी शाखाएं हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूं। एक बार ध्यान दो और सुनना शुरू कर दो। देखो जी, गुहिल वंश की प्रमुख शाखाओं में जो एक शाखा है वो तो कहां पर है? मेवाड़ में। मेवाड़ में गुहिल वंश चला, तो मेवाड़ के गुहिल पढ़ते हैं हम सबसे पहले। तो एक शाखा तो कौन सी थी 24 में से? मेवाड़ शाखा। एक शाखा वागड़, वागड़ में भी गुहिल वंश ने शासन किया, लेकिन वागड़ अलग क्षेत्र है, मेवाड़ अलग क्षेत्र है, तो दूसरी शाखा वागड़ में हो गई। तीसरी शाखा जो गुहिलों की चली मुख्य रूप से वो नेपाल में भी चली है। ध्यान रखना, कुंभकर्ण नेपाल में जाकर गुहिल वंश की स्थापना करेगा, जो रावल रतन सिंह का भाई होगा। तो नेपाल में गुहिल वंश चला। इसके अलावा कल मैंने पढ़ाया चाटसू में, चाटसू किसे कहते हैं? चाकसू को। तो चाकसू के अंदर भी गुहिल वंश ने शासन किया। एक बात करते हैं तो कल्याणपुर, और ये कल्याणपुर पड़ता है गुजरात में, और इस कल्याणपुर नामक कस्बे में भी गुहिल वंश ने शासन किया। एक बात करते हैं गुजरात में एक जगह है काठियावाड़। कौन सी जगह है? काठियावाड़। और इस काठियावाड़ में भी कौन से वंश ने शासन किया? तो गुहिल वंश ने शासन किया। और तो और दक्षिणी भारत में जो मराठे थे उनको भी गुहिल माना जाता है। तो इन्होंने जो शासन किया गुहिलों ने, वो महाराष्ट्र में भी शासन किया। कहां पर शासन किया इन्होंने? महाराष्ट्र में भी, क्योंकि जो मराठे हैं उनका संबंध भी कहीं ना कहीं गुहिल वंश से जोड़ा जाता है। तो गुहिल वंश ने जो शासन किया वो महाराष्ट्र में भी किया। तो गुहिल वंश ने पूरे भारत में 24 जगह पर अपनी शाखाएं जमाई, और 24 में से मेन मेवाड़ हो गई, नेपाल हो गई, चाकसू हो गई, कल्याणपुर हो गई, काठियावाड़ हो गई, वागड़ हो गई, महाराष्ट्र हो गई। एक बार मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, ढंग से सुन लो। मेवाड़ में कौन सा वंश? गुहिल वंश।
गौरीशंकर ओझा गुइल वंश वालों को क्या मानते हैं? सूर्यवंशी। कि मेवाड़ के जो गुइल हैं वो कौन है? सूर्यवंशी है। एक कवि है श्यामलदास ददवाड़िया जो भीलवाड़ा के थे, इनकी एक पुस्तक है वीर विनोद, और इन्होंने वीर विनोद में राजपूतों की कितनी शाखाएं बताई? 36 शाखाएं बताई, और कहा कि 36 में से एक शाखा कौन सी है? गुइल वंश की शाखा है। कर्नल टोड और मुणोत निरसी ने गुइल वंश की कितनी शाखाएं बताई? 24। तो राजपूतों की तो 36 शाखाएं हैं, लेकिन गुइल वंश की कितनी है? 24 शाखाएं। राजपूतों की शाखा तो श्यामलदास जी ने बताई है, और गुइल वंश की शाखा कर्नल टोड और मुणोत निरसी बताता है। और 24 में से कुछ मेन जगह लिखी है अपन ने जहां पर गुइल वंश ने शासन किया। तो मेवाड़ में किया, नेपाल में किया, चाकसू में किया, कल्याणपुर गुजरात में किया, काठियावाड़ गुजरात में किया, वागड़ में किया, महाराष्ट्र में भी गुइलों ने शासन किया था। उतारो एक बार इसे। तो राजपूतों की 36 और गुइल वंश की 24 शाखाएं हैं, और 24 में से एक शाखा पढ़ेंगे अपन कौन सी? इंपोर्टेंट, मेवाड़ वाली। लिख लो इसे, लिख के बता देना भाई लिख लिया आपने। बिल्कुल, शिवाजी की शाखा गुइल वंश की शाखा है। अरे रघुवंशी तो आमेर के कछुआ हैं, गुइल तो सूर्यवंशी हैं। रघुकुल मुकुटमणि किसे कहते हैं? तो आमेर के राजाओं को कहते हैं। दिलखुश में ना। निधि शर्मा ने लिख लिया साहब। लिखने दो, औरों को भी लिखने दो, 1 मिनट का समय लेने दो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया ना? ये बताओ पहले एक बार। हाँ, राजपूत थे शिवाजी, और कौन थे? चलो साहब, लिख लिया थे। अब शुरू करा मेवाड़ का गुइल। कहाँ के गुइल शुरू करेंगे अपन? मेवाड़ का इतिहास शुरू करेंगे, और मेवाड़ में कौन सा वंश पढ़ेंगे? गुइल वंश पढ़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहले तो ये पढ़ेंगे हम कि गुइल कौन थे, कहाँ से आए, कौन कौन से इतिहासकार गुइल वंश के बारे में क्या क्या कहते हैं, वो हम बात करेंगे अभी। ठीक है, और क्या क्या मत है, गुइलों की उत्पत्ति कैसे कैसे मानी जाती है, उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले रिंग डाल लो गुइल वंश की उत्पत्ति। गुइल वंश की उत्पत्ति की मेवाड़ के जो गुइल हैं वो कौन थे, कहाँ से आए थे, गुइल वंश की उत्पत्ति के बारे में कौन कौन क्या क्या कहता है, वो चर्चा करते हैं अपन। ठीक है, तो गुइल वंश की क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर? उत्पत्ति। और सबसे पहली जो कहानी पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं आदरणीय कर्नल टोड के अनुसार। कर्नल टोड के अनुसार कि कौन था गुइल, कहाँ से आया था, कौन सी कहानी है। तो सबसे पहली कहानी जो हम पढ़ रहे हैं गुइल के बारे में, गुइल वंश की उत्पत्ति के बारे में, वो किसके अनुसार पढ़ रहे हैं? कर्नल टोड के अनुसार पढ़ रहे हैं। अब प्रॉपरली लिखना बंद, और कहानी को एकाग्रचित होकर सुनना है आपको। हाँ, दिलकुश मीणा जी के बहुत सॉलिड हो जाएगी, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ रोजाना पढ़ो आप, और बहुत अच्छी तरीके समझ में आएगी। ये ध्यान रखना, सूर्यवंशी का मतलब भगवान सूर्य के वंशज, उनसे संबंधित है। मराठा जाति है उनकी।
566 में गुइल ने गुइल वंश की स्थापना की, ये नहीं कहते ये अलग बात कहते हैं। अब सुनो क्या कहता है कर्नल टोड कि गुइल कौन था, कहाँ से आया था, किस प्रकार जो है इसने अपना जीवन यापन किया, उनके बारे में बात करें तो देखो कर्नल टोड कहता है कि साहब हुआ क्या कि एक जगह है वल्लभी, ध्यान से सुनना, बार बार नहीं समझाएंगे, एक ही बार में आराम से समझने का प्रयास करना, लंबी चौड़ी कहानी है कि एक जगह है कौन सी, वल्लभी, और ये वल्लभी नामक जो स्थान है ये कहां पर है, गुजरात में। कर्नल टोड कह रहा है, बता रहा है कि गुइल कौन था, कहां से आया था, तो कर्नल टोड साहब कह रहे हैं कि एक जगह है वल्लभी जो कहां पर है, गुजरात में। ये कहते हैं कि वल्लभी का एक राजा था भाई, वल्लभी का क्या था, एक राजा था, और वल्लभी का एक राजा था जिसका नाम था शिलादित्य। कर्नल टोड कह रहे हैं कि वल्लभी का एक राजा था, क्या नाम था उसका, शिलादित्य, और इसी वल्लभी की एक रानी थी, यानी कि शिलादित्य की जो पत्नी थी उस रानी का नाम था पुष्पावती। क्या नाम था रानी का, पुष्पावती, ढंग से समझना। कर्नल टोड कह रहा है कि एक जगह थी वल्लभी, वहां का जो राजा था वो तो था शिलादित्य, और उनकी जो रानी थी उसका क्या नाम था, पुष्पावती नाम था। सबसे पहली बात हम पढ़ते हैं कि राजा शिलादित्य, रानी पुष्पावती। कहते हैं कि राजा की जो ये रानी थी पुष्पावती, ये थी गर्भवती। ये क्या थी, गर्भवती थी साहब, संतान होने वाली थी इनके, तो रानी गर्भवती थी। अब पहले के जमाने में क्या होता कि जब रानियां गर्भवती होती तो प्रसव काल में, गर्भावस्था के काल में रानियां जो है वो अलग अलग तीर्थ स्थानों पर जाकर भगवान की पूजा अर्चना किया करती, ताकि उन्हें जो एक स्वस्थ संतान की प्राप्ति हो, एक कुशल पुत्र की प्राप्ति हो। इसलिए रानियां क्या करती कि आसपास के क्षेत्र में जो मंदिर होते हैं वहां जाती और पूजा अर्चना किया करती, एक अच्छे पुत्र की प्राप्ति के लिए, स्वस्थ संतान की प्राप्ति के लिए। तो हुआ क्या कि ये जो रानी थी पुष्पावती, ये जो रानी थी पुष्पावती, ये पुष्पावती रानी भी उस समय गुजरात से मेवाड़ की तरफ आ गई पूजा अर्चना करने। ये जो पुष्पावती थी जब ये गर्भवती थी तो ये किधर की तरफ आ जाती है, मेवाड़ की तरफ। और मेवाड़ की तरफ कहां पर आती है, तो तीर्थ स्थलों में, जो देवियों के मंदिर है, जो देवता के मंदिर है, उन मंदिरों में पूजा अर्चना करने के लिए, क्योंकि गुजरात के टच में ही रहता है मेवाड़। तो ये रानी क्या होती है कि मेवाड़ में आ जाती है तीर्थ स्थलों पर पूजा अर्चना करने के लिए। उसी समय क्या होता है कि शिलादित्य का संघर्ष होता है भीलों के साथ, भीलों के साथ लड़ाई हो जाती है शिलादित्य की, और जब भीलों के साथ शिलादित्य का संघर्ष होता है तो उस संघर्ष में शिलादित्य लड़ता हुआ मारा जाता है। ध्यान रखना ये बात कि ये जो शिलादित्य था, ये शिलादित्य भीलों के साथ, किसके साथ, भीलों के साथ हुए संघर्ष में, भीलों के साथ हुए संघर्ष में मारा जाता है। तो भीलों के साथ में जो संघर्ष हुआ, उस संघर्ष में शिलादित्य की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, मर जाता ही है। अब क्या होता है कि रानी मेवाड़ में आई हुई रहती है, तीर्थ स्थलों में तीर्थ यात्रा करती रहती है। तभी रानी को पता चलता है कि भीलों ने जो है वो आक्रमण कर दिया था वल्लभी पर। राजा ने जब युद्ध किया तो उस युद्ध में जो है वो राजा लड़ता हुआ मर गया। तो रानी क्या करती है कि मेवाड़ से वापस वल्लभी जाने का प्रयास करती है, और जब ये वल्लभी जारी होती है कि रानी कहती है कि अब मेरा पति नहीं रहा तो मैं बच्चे को जन्म देके क्या करूंगी, लालन पालन कौन करेगा इसका, और मुझे अपने पति के साथ में सती होना है। तो रानी वापस कहाँ जाने के लिए तैयार होती है, वल्लभी जाने के लिए। लेकिन जब रानी वल्लभी जाने की तैयारी करती है तो उसी समय रानी की जो मुलाकात होती है, वो मुलाकात मेवाड़ में एक दंपत्ति से होती है, एक ब्राह्मण परिवार से होती है। और कहते हैं कि जिस ब्राह्मण परिवार से, जावर माता का मंदिर, कहाँ पढ़ रहे हो, कैसी बात कर रहे हो, सब अलग अलग चीज है वो। जिस ब्राह्मण परिवार से मुलाकात होती है उस ब्राह्मण का नाम था विजयादित्य। क्या नाम था उसका, विजयादित्य। और इसकी पत्नी का नाम था कमलावती। क्या नाम था पत्नी का, कमलावती। और ये विजयादित्य और कमलावती जो है ये नागर ब्राह्मण थे। कौन से ब्राह्मण थे, ये नागर ब्राह्मण है। तो जब रानी गुजरात की तरफ जाने का प्रयास कर रही थी
तो उस समय मेवाड़ में एक नागर दंपत्ति से रानी की मुलाकात होती है और ये पति पत्नी रानी को समझाते हैं कि देखो रानी, आपके पति वीरगति को प्राप्त हो गए, मर गए, आपको सती होना है। लेकिन शास्त्र जो है वो गर्भवती महिला को सती होने की अनुमति प्रदान नहीं करता है। कोई भी गर्भवती महिला सती नहीं हो सकती है, शास्त्र कहते हैं। अब आपको शास्त्र के विरुद्ध जाकर काम करना है तो आप काम कर लो, और अगर आपको सती होना है, निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होना है, तो फिर ऐसा करो कि पुत्र को जन्म दो, उसके बाद अगर आपका मन करे तो सती हो जाना। तो रानी क्या करती है कि इस ब्राह्मण दंपत्ति की बात मानकर यही मेवाड़ में रुक जाती है। अब रानी को डर था कि कहीं ये भील मेरा पीछा करते करते मेवाड़ में नहीं आ जाए और मेरे को मार नहीं दे, ताकि मेरे वंश के पुत्र संतान होगी, अगर ये पता भीलों को चल गया तो भील यहाँ पर आएंगे और मेरी हत्या कर देंगे। तो रानी डर के मारे क्या करती है कि मेवाड़ में गुफाओं में निवास करती है। कहाँ निवास करती है? गुफाओं में। तो कहते हैं कि इस पुष्पावती ने मेवाड़ में गुफाओं में रहकर अपना जीवन यापन किया। और कहते हैं कि इसी गुफाओं में रहते रहते रानी के एक पुत्र का जन्म होता है, और इसी गुफाओं में रहकर रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, और मेवाड़ की गुफाओं में रहकर जब रानी ने पुत्र को जन्म दिया, तो चूंकि उस पुत्र का जन्म गुफाओं के अंदर हुआ था, गुफा के अंदर उस पुत्र का जन्म हुआ था, इसलिए उस पुत्र को हम क्या कहते हैं? गुहादित्य। गुहा का मतलब होता है गुफा, तो गुहादित्य कहते हैं। इसी गुहादित्य को बाद में गुहिल कहा गया, यानी कि गुहिलादित्य कह दिया। कहाँ गया वो बैक वाला पोर्शन? इसी गुहादित्य को हम क्या कहने लग गए? बाद में गुहिलादित्य कहने लग गए। और इस पुत्र का जन्म गुफा में हुआ, इसलिए इसी पुत्र को हम गोह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे गोह है। तो ध्यान रखना, कर्नल टोड कह रहा है कि रानी ने मेवाड़ के पहाड़ी इलाकों में रहकर, गुफाओं में रहकर इस पुत्र को जन्म दिया था, और इस पुत्र को जन्म दिया इसलिए इसका नाम गुहादित्य हो गया, गुहादित्य हो गया, गो हो गया। और कर्नल टोड कहता है कि यही था गुहिल, यही गुहिल है, यही गुहादित्य है जिसने मेवाड़ में गुहिल वंश की स्थापना की थी। तो कर्नल टोड के अनुसार गुहिल कौन था? तो वल्लभी के राजा शिलादित्य और रानी पुष्पावती का बेटा कौन था? गुहिल था। जो कौन कहानी कहता है ये कर्नल टोड। लेकिन यहाँ पर एक घटना और घटती है। कहते हैं कि रानी पुत्र को जन्म तो दे देती है, लेकिन बाद में रानी क्या करती है कि अपना बेटा इस ब्राह्मण दंपत्ति को सौंप देती है और कहती है कि आपको लालन पालन करना है इसका, मैं सती होने जा रही हूँ। और रानी क्या करती है कि अपना पुत्र इस नागर दंपत्ति को सौंप कर चली जाती है, और रानी क्या हो जाती है? सती हो जाती है। तो ये बात भी ध्यान रखना। कहते हैं कि रानी पुष्पावती ने अपना पुत्र नागर दंपत्ति को सौंपा। जो नागर दंपत्ति है ना, विजयादित्य वगैरह रही है, इस नागर दंपत्ति को सौंपा और स्वयं खुद जो है सती हो गई। स्वयं क्या हो गई? ये सती हो गई थी। तो अपना बेटा जो है वो नागर दंपत्ति को सौंप देती है, और ये खुद क्या हो जाती है भाई? तो खुद सती हो जाती है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो एक बार रिपीट कर रहा हूं, ये पहली कहानी है कर्नल टोड के अनुसार। तो देखो, गुहिल वंश की उत्पत्ति पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं गुहिल कौन थे। तो कर्नल टोड कह रहा है कि वल्लभी का एक राजा था शिलादित्य, इसकी रानी का नाम था पुष्पावती। रानी गर्भवती थी, तो मेवाड़ में तीर्थ यात्रा करने तीर्थ स्थलों पर घूम रही थी। उसी समय भीलों के साथ शिलादित्य का संघर्ष हुआ, संघर्ष में शिलादित्य मर गया। तो रानी वापस लौटने लगी कि मुझे सती होना है, वापस लौटना है। लेकिन तभी रानी की मुलाकात विजयादित्य और कमलावती नामक नागर ब्राह्मण दंपत्ति से होती है। ये समझाते हैं कि देखो रानी, गर्भवती महिलाएं सती नहीं होती, शास्त्र इस बात की अनुमति नहीं देता है। तो जब इन्होंने समझाया तो रानी मेवाड़ में रही, गुफाओं के अंदर निवास किया, और रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जिस पुत्र को जन्म दिया उस पुत्र का जन्म गुफा के अंदर हुआ।
तो नाम गुआदित्य, गोइलादित्य, गोह रख दिया गया। रानी ये पुत्र बाद में नागर दंपति को सौंपती है और खुद क्या हो जाती है, सती हो जाती है। तो कर्नल टोड क्या कह रहे हैं कि गोइल कौन है, तो वल्लभी के राजा शिलादित्य और रानी पुष्पावती का जो बेटा है वो कौन है, गोइल है। ये बात केवल और केवल किसके अनुसार है, कर्नल टोड के अनुसार है। उतारो एक बार इसको। मुलाकात मेवाड़ में होती है जब रानी वापस जारी होती है। लिखो इसको। शिलादित्य गोइल का 5वां वंशस्था, पढ़ेंगे वो भी कौन बता रहा है क्या है जो। अभी केवल किसके अनुसार, कर्नल टोड के अनुसार। सीवी जनपद की राजधानी थी माध्यमिका। सब चीजें आ जाएगी धीरे धीरे, चिंता करनी नहीं है बिल्कुल भी। तो कर्नल टोड के अनुसार गोइल कौन, तो वल्लभी के राजा शिलादित्य और रानी पुष्पावती का बेटा था गोइल, जिसका जन्म गुफाओं के अंदर हुआ, इसलिए इसको गोइल कहा गया। ये बात केवल और केवल कौन कह रहा है, तो कर्नल टोड कह रहा है साहब। लिखो इसको और लिख के थम्स अप कर देना भाई, लिख लिया हमने, ये पता लग जाए मुझे। तो गोइलों की उत्पत्ति के बारे में 3 मत पढ़ेंगे। पहला मत किसका पढ़ लिया, कर्नल टोड का, कि गोइल कौन, तो वल्लभी की राजा शिलादित्य का पुत्र गोइल। मुलाकात कहाँ हुई, तो मेवाड़ में हुई। विजयादित्य और कमलावती नामक नागर ब्राह्मण से मुलाकात की थी इन्होंने। चार भुजा माता है वो, आराध्य देवी है जो, वो सब पढ़ेंगे आगे, चिंता मत करो यार। मतलब आगे का क्यों सोच रहे हो, पहले जो पढ़ रहे हैं उसके बारे में सोचो। मेवाड़ की थी दिलकुश। लिख लिया क्या, बताओ, देखिए थम्स अप करके एक बार। तो कर्नल टोड के अनुसार गोइल कौन, तो वल्लभी के शिलादित्य और पुष्पावती का बेटा जो था वो गोइल था। क्लियर है सर, क्यों नहीं होगा क्लियर, होना पड़ेगा क्लियर। चलिए साहब, लिख लिया आप लोगों ने, अब आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक, नहीं लिखा सर, गायत्री जी लिखो जल्दी। वल्लभी की रानी थी पुष्पावती। चलो साहब, हो गया। अब समझो, गोइल वंश के बारे में जो दूसरा मत पढ़ेंगे वो अपन पढ़ेंगे अभिलेखों के अनुसार। पहले तो कर्नल टोड के अनुसार पढ़ लिया,
तो पूछे कि कर्नल टोड के अनुसार गुइल कौन है, तो आपको जवाब देना है कि वल्लभी के राजा शिलादित्य का पुत्र था गुइल, वो गुइल है साहब ये। लेकिन अभिलेखों के अनुसार गुइल के बारे में क्या बताया गया है वो समझो। देखो अभिलेख किसे कहते हैं, तो किसी भी चीज पे कुछ भी लिख दो वो सब अभिलेख कहलाते हैं। जैसे मैं पत्थर पे लिख रहा हूँ तो शिलालेख तो ऐसे ही, लेकिन साथ में क्या है, अभिलेख है। मैं किसी खंबे पर लिख रहा हूँ तो स्तंभ लेख तो ऐसे ही, लेकिन साथ में क्या है, अभिलेख है। मैं किसी पत्र पर लिख रहा हूँ तो पत्र लेख तो ऐसे ही, लेकिन अभिलेख है। तो किसी पे कुछ भी लिख दो सब अभिलेख है। मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ अभिलेख है, आप कॉपी में लिख रहे हो अभिलेख है। तो किसी भी चीज पे कुछ भी लिख दो वो अभिलेख कहलाते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, कमेंट नजर डाल लें। हिस्ट्री पहली बार पढ़ रहा हूँ सर, टॉपिक के बाद एमसीक्यू बिल्कुल करवाएंगे, वो तो पहले ही दिन ही बता दिया था मैंने आपको। जैसे ही टॉपिक पूरा होगा एमसीक्यू करवाएंगे आपको। अब आप ऐसे मत करो यार, पीछे वाली स्लाइड दिखाओ वापस, ऐसे मत करो आप, लिखो ये चीज। 1 मिनट का समय और दे रहा हूं, लिख लो पीछे वाली स्लाइड। शकुंतला कुमारी करी सामूल्य अभिलेख, सब आ जाएगा शकुंतला, चिंता मत करो। सामूल्य अभिलेख कर्नल टोड की कहानी को गलत बता देगा अभी। चलो आगे हूं। अब देखो अभिलेखों के अनुसार गुइल वंश के बारे में क्या बताया गया, गुइल के बारे में क्या बताया गया, तो समझो। अभिलेख कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, कर्नल टोड जो कह रहा है गलत कह रहा है। अरे ये गुइल जो थे ये वल्लभी के राजा शिलादित्य का पुत्र नहीं था गुइल, बल्कि गुइल जाति जो है वो तो गुजरात में थी मूलतः। और गुजरात में एक जगह है वडनगर, आनंदपुर, और ये गुइल जो है तो वहां से आए थे मेवाड़ में। तो ये अभिलेख क्या कहते हैं कि ये जो गुइल है, ये गुइल आनंदपुर, ये जो गुइल है ये गुइल तो आनंदपुर, वडनगर, गुजरात, आनंदपुर, वडनगर, गुजरात से आए थे, गुजरात से आए थे। यानी कि कर्नल टोड जो कह रहा है वो बहुत झूठ कह रहा है। ये गुइल जो थे ये तो कहां से आए थे, आनंदपुर, वडनगर, गुजरात से आए थे मेवाड़ में। तो गुइलों को आनंदपुर, वडनगर के मूलतः निवासी कौन मानते हैं, तो राजस्थान के अभिलेख मानते हैं कि ये सब मूलतः कहां से आए थे, आनंदपुर, वडनगर, गुजरात से आए थे। तीसरा मत जो इंपॉर्टेंट है, सेकंड ग्रेड में पूछा गया है कि अबुल फजल के अनुसार, अकबर के दरबार में रहता था अबुल फजल, ये वही अबुल फजल है जिसकी रचना का नाम है अकबरनामा। हालांकि अबुल फजल को हमें जो है वो मुगल काल में पढ़ते हैं, लेकिन ये नागौर के थे, ये मैं आपको बता दूं। ये कहाँ के थे, नागौर के। तो सबसे पहली बात कि अबुल फजल के अनुसार गुइल वंश के बारे में क्या बताया गया, तो सीधी सी बात है कि अबुल फजल मुसलमान है, तो ये गुइलों का संबंध किसी न किसी मुस्लिम वंश से जोड़ेगा। तो ये कहता है कि सब झूठ बोल रहे हैं। ये जो गुइल है ना, गुइल, ये तो ईरान से आए थे। ईरान का एक राजा था नौशेर का आदिल, और उसी के वंशज थे गुइल, जो ईरान से कहां पर आए थे, मेवाड़ में आए थे। तो ये याद रखना कि अबुल फजल के अनुसार जो गुइल थे, ये गुइल ईरान के शासक, ईरान के शासक, और ये जो गुइल थे ईरान के शासक नौशेर का आदिल, नौ शेर खां आदिल के वंशज थे। नौशेर का आदिल के क्या थे, वंशज थे। तो ईरान से गुहिलों का जो संबंध जोड़ता है वो कौन जोड़ता है, अबुल फजल जोड़ता है। तो गुहिल वंश की उत्पत्ति के बारे में 3 बातें याद रखना। सबसे पहले कर्नल टोड की कि वल्लभी के राजा शिलादित्य के पुत्र थे। दूसरी बात अभिलेखों की कि आनंदपुर, वडनगर, गुजरात से आए थे। तीसरी बात अबुल फजल की
कि ईरान का एक राजा था नौशेर का आदिल, उसके वंशज थे गुइल, और ये ईरान से मेवाड़ में आए थे। ये बात कौन कह रहा है? अबुल फजल कह रहा है। लिख लो इसको भी पहले। हमारे शहर से तो हमें पता ही नहीं। अरे पूछो बड़े बुजुर्गों से। स्वयं कैसे सती हुई? तो बाद में हो सकती है सती, पति के निशाने के साथ भी तो सती हो सकती है महिला। तेजराम गुजर ने बिल्कुल करेक्ट बताया, और एक ग्रेड सेकंड में आया था प्रश्न, ये ध्यान रखना आप। तो एक बार आज जो पढ़ाया वो मैं रिपीट कर देता हूं ताकि चीजें आपकी और समझ में आ जाए। देखो, हमने आज पढ़ा कि राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में मिश्रित मूल का सिद्धांत किसने दिया? तो डॉक्टर देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय ने दिया। सामाजिक और आर्थिक प्रक्रिया का परिणाम राजपूतों को किसने बताया? तो ब्रजलाल चट्टोपाध्याय ने बताया। ऋग्वेद में लिखा हुआ है राजपूत ब्रह्मा की संतान है। मनुस्मृति कहती है कि ब्रह्मा की संतान तो है, लेकिन ब्रह्मा की भुजाओं से राजपूतों की उत्पत्ति हुई है। फिर मैंने बताया मेवाड़ का इतिहास शुरू किया हमने, ध्यान से समझ लेना, रिवीजन है ये पूरे। मेवाड़ का भौगोलिक स्वरूप, तो मेवाड़ का मतलब कितने जिले हो गए? 7। चित्तौड़, उदयपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा। लेकिन सलूम्बर और शाहपुरा भी मेवाड़ का भाग थे। मैं आपको बता दूं, नक्शे में देखोगे तो शाहपुरा, फिर भीलवाड़ा, फिर चित्तौड़गढ़, फिर प्रतापगढ़, फिर सलूम्बर, फिर उदयपुर, फिर राजसमंद, ये जो भाग है इसी को मेवाड़ कहा गया। बांसवाड़ा, डूंगरपुर मेवाड़ में नहीं आता था। यह अलग क्षेत्र था, वागड़ क्षेत्र, जहां पर गुजरात के राजाओं का प्रभाव रहा करता था। राजस्थान के उत्तर की तरफ एक प्रांत था पंजाब, यहाँ कुछ जातियां रहती थी, योद्धे, सिवी, मेद जाति। लेकिन जब सिकंदर ने पंजाब पर आक्रमण किया तो ये जातियां अपनी जान बचाने के लिए भागकर अलग अलग जगह पर चली गई। जैसे योद्धे उत्तरी राजस्थान में आ गई तो योद्धे क्षेत्र हो गया, सिवी जाति मेवाड़ में आ गई तो सिवी जनपद बन गया, मेद जाति मेवाड़ में आ गई तो मेद पाटन नाम हो गया। तो ये सब सिकंदर के आक्रमण के समय भाग के आ गई। फिर मैंने बताया कि मेवाड़ के उपनाम कौन कौन से, प्राचीन नाम कौन से? तो मेद पाटन क्योंकि मेद जाति निवास करती थी, प्रागवाड़ क्योंकि पठारी क्षेत्र, और सिवी जाति यहाँ रहती थी इसलिए नाम क्या हो गया? सिवी जनपद। मेवाड़ की राजधानियों का क्रम पूछे तो मोटे तौर पर याद रखना, नागदा, फिर आहड़, फिर चित्तौड़गढ़, फिर कुंभलगढ़, फिर चावंड, फिर उदयपुर। मेवाड़ के कुल देवता कौन है? तो एकलिंगनाथ जी। यहीं पर मेवाड़ के राजाओं का राज तिलक होता है। उसी समय एकलिंगनाथ जी के द्वारा जब अनुमति प्रदान कर दी जाती है, राज्याभिषेक से कुशल पूरा हो जाता है, तो मान लेते हैं कि एकलिंगनाथ जी ने इसको आशीर्वाद दे दिया राजकार्य चलाने का। और वही परंपरा क्या कहलाती है? आस का देना। मेवाड़ के राजाओं का राज तिलक कौन करते हैं? तो ऊंदरी गांव के बील करते हैं अंगूठे के रक्त से। लेकिन ये ऑप्शन में नहीं आए तो सलूम्बर के सामंत करते हैं, और सलूम्बर के सामंती कौन थे? चूड़ावत थे। मेवाड़ की कुलदेवी कौन सी? तो बाण माता। मेवाड़ की टेगलाइन कौन सी? तो जो दृढ़ राखे धर्म को ताई राखे करतार। फिर मैंने बताया कि गुइल कौन? तो सूर्यवंशी है, गौरीशंकर ओझा ने कहा है। लेकिन श्यामल दास ददवाड़िया ने अपनी पुस्तक वीर विनोद में राजपूतों की कितनी शाखाएं बताई? 36। 36 में से एक प्रमुख कौन सी? गुइल। लेकिन कर्नल टोड मुणोत्तीर्ण सिंह गुइल वंश की कितनी शाखाएं बताते हैं? 24। कि गुइल वंश ने 24 जगह पर शासन किया है भारत में, जिनमें मेवाड़, नेपाल, चाकसू, कल्याणपुर, काठियावाड़, वागड़ और महाराष्ट्र है। फिर हमने पढ़ा कि गुइल वंश की उत्पत्ति के बारे में मैंने बताया कि कर्नल टोड कहते हैं कि वल्लभी का एक राजा था शिलादित्य, इसकी रानी थी पुष्पावती, गर्भवती थी, मेवाड़ में तीर्थ यात्रा करने गई हुई थी। उस समय शिलादित्य का भीलों के साथ संघर्ष हुआ और ये मारा गया। तो रानी जब वापस लौटने लगी तो मेवाड़ में मुलाकात हुई विजयादित्य और कमलावती नामक नागर ब्राह्मण परिवार से। इन्होंने समझाया कि गर्भवती महिलाएं सती नहीं होती है, आपको सती होना है तो पहले संतान को जन्म दो, उसके बाद सोचना। तो रानी इनकी बात मान के मेवाड़ में रुक जाती है, गुफाओं में रहकर एक पुत्र को जन्म देती है। और चूंकि पुत्र का जन्म गुफाओं के अंदर हुआ इसलिए उसको गुआदित्य, गुइलादित्य या गोह के नाम से जाना गया। और अपने पुत्र को जन्म देने के बाद रानी अपना बेटा जो है वो नागर दंपत्ति को सौंपती है और खुद क्या हो जाती है? सती हो जाती है। तो कर्नल टोड कहता है कि गुइल कौन है? तो वल्लभी के राजा शिलादित्य के पुत्र हैं। अभिलेख क्या कहते हैं? तो अभिलेख कहते हैं कि गुइल जो है वो आनंदपुर वडनगर गुजरात से आए थे। अबुल फजल कहता है कि नहीं, गुइल जो थे वो ईरान के शासक नौशेर का आदिल के क्या थे? वंशज थे। तो आज की क्लास जो मैंने बताई
जितेंद्र कुमार मीणा क्या कर रहा है? अब कोई प्रश्न हो तो पूछ लो मेरे से एक बार बताओ, गुइल वंश का तिलक जब बील करते हैं, वो तो बाद में करने लगे थे। शुरू में बील इलाकों पर आकर जब गुइल वंश के राजा बनने लगे तो जिस क्षेत्र में जो जाति शुरू से रह रही है उस पर अगर आप हुक्म चलाओगे तो वो आपका विरोध करेगी। बाद में जाकर जब व्यवस्थाएं सामान्य हुई तब नियम बनाया गया कि बीलों के हाथों से गुइल राजाओं का क्या करवाएंगे, राजतिलक करवाएंगे। गोट मांग लो उससे, तो बिल्कुल सही कहते हैं, तो कहते हैं जो। तो देखो विद्वानों, आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। गुइल वंश की जो आगे की रूपरेखा है, ये जो मैं पढ़ा रहा हूं ना आपको, ये डेली पढ़ा करो, आप डेली नोट्स बनाया करो, डेली चीजें समझा करो, तब जाके कहानियां याद होगी, ये तथ्य आपको याद होंगे। तो इसी तरीके से रोजाना जीके की क्लास में जुड़ते रहिए, मस्त होकर जीके पढ़ते रहिए और विदाउट टेंशन होकर नोट्स बनाते रहिए। और ये तो सोचिए मत कि नंबर नहीं आएगा, नंबर आएगा, क्यों नहीं आएगा। अगर तल्लीनता, गंभीरता, धीरता और ईमानदारी से पढ़ोगे तो दुनिया की कोई ताकत है ही नहीं जो आपको नौकरी लगने से वंचित कर देगी। तो आराम से ऊर्जावान रहकर पढ़े रहिए, सकारात्मक सोच के साथ पढ़ते रहिए। बाकी का जो पोर्शन है वो अपन कल पढ़ेंगे और आगे का पोर्शन, ठीक है। धन्यवाद।